हेलो बच्चों, एसिस्टिंग डिटेनमेंट में आपका वेलकम है। मैम मैं भी आ गया। अरे वाह चिंटू, आ जाओ। मैम मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, कैसे? मैम हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख के आए हैं। पापा हमें वहाँ घुमा के लेके आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या देखा? मैम हमने देखा, पहाड़ भी देखे, कैक्टस पठार जो आप कहते हो वो भी देखा, मैदान और कोकोनट ट्री लगे हुए थे। और अंडमान निकोबार आइलैंड तो चारों ओर से पानी पानी से घिरा हुआ है, बहुत सुंदर है। ये तो बहुत अच्छी बात है चिंटू, तुमने बहुत सारी चीजें देखी। अच्छा मैम, आज आपके पिटारे में क्या है? मेरे पिटारे में क्या है? चलो मैं अभी खोलती हूँ। मैम मैं खोलूं? हाँ खोलो। खुल जाए, सिम सिम। आपका जियो का चैप्टर सेकंड, भारत का भौतिक स्वरूप है। और जैसे बेटा तुम बहुत सारी चीजों को देख के आए हो ना, वही सब चीजें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये देखो, ये मरुस्थल का पिक है। ये द्वीप समूह, तुम भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाके आए हो ना। वैसे देखो, ये भी द्वीप समूह है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये पठार है जिसकी ऊपर से जमीन फ्लैट होती है। ये मैदान है जहां घास वगैरह लग रही है। और ये पर्वत यानी माउंटेन्स है। यानी हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। हाँ मैम, सही कह रहे हो आप। देखो ना, इसकी वजह से हम यदि अपने देश को ही घूम ले तो बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। शैलें यानी रॉक्स पाई जाती हैं। कुछ ऐसी शैलें होती हैं बच्चों जो संगमरमर की तरह कठोर होती है। और कुछ शैलें सैलखड़ी यानी कि सॉफ्ट स्टोन की तरह मुलायम होती है, जिससे क्या बनता है? टैल्कम पाउडर बनता है। हाँ मैम, हम लास्ट ईयर हमने आगरा का ताजमहल देखा था, वो संगमरमर से बना हुआ है। हाँ बेटा, ये संगमरमर ही जो शैल है काफी कठोर मानी जाती है। और जो आप टैल्कम पाउडर लगाते हो ना गर्मी में, वो सैलखड़ी पत्थर से बनता है। अच्छा मैम। देखो बच्चों, आप जब गए हो, कई जगह घूमते हो, तो आप ये भी देखते होगे कि मिट्टी के कलर में भी फर्क आता है। हाँ मैम, मैं जब अभी गया था तो मैंने देखा कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। जब हम साउथ में जाते हैं, पहले मुझे काली मिट्टी भी दिख रही थी, बाद में मुझे लाल मिट्टी भी दिखने लगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। मृदा के रंगों में भी अंतर होता है। कहीं लाल मृदा पाई जाती है, कहीं काली मृदा पाई जाती है, कहीं बलुई मृदा पाई जाती है। और इसके रंग में अंतर होने का कारण क्या है कि उनकी पेरेंट रॉक जैसी होती है, वैसे ही मृदा का रंग हो जाता है। क्योंकि मृदा भी उस पेरेंट रॉक के बहुत ज्यादा टूटने से, एकदम जरा जरा से एकदम खंडित होने पे जाकर के बनती है। और मृदा बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उनकी पेरेंट रॉक जैसी होती है वैसे ही मृदा का रंग हो जाता है। बच्चों, भारत का जो ये विशाल भूभाग है, जहां आप पर्वत भी देख रहे हो, मैदान भी देख रहे हो, आइलैंड भी देख रहे हो, पठार भी देख रहे हो, इस विशाल भूभाग का निर्माण भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ। यानी कि डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स के दौरान हुआ। इसके अलावा इन विशाल भूभाग के निर्माण में अपक्षय यानी कि वेदरिंग, अप्रदन यानी कि इरोजन, निक्षेपण यानी डिपोजिशन, इनका भी योगदान रहा है, जिसकी वजह से वर्तमान उच्चावचों का निर्माण और संशोधन हुआ है।
वेदरिंग क्या होता है कि वेदरिंग में जैसे जो शेल है या रॉक है वो टुकड़ों में बंटती है, यानी उसके टुकड़े होते हैं, और इस टुकड़े को ही क्या कहा जाता है, वेदरिंग, यानी कि ब्रेक डाउन होती है रॉक्स। और उसके बाद पानी से, हवा से, एनिमल से, इन सब रॉक्स के जो कण हैं वो जो टूट गए हैं, वो छोटे छोटे कण का इरोजन हो रहा है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह रहे हैं, चाहे वो हवा से जा रहे हैं, चाहे पानी की वजह से जा रहे हैं, चाहे एनिमल्स की वजह से जा रहे हैं, तो इसे इरोजन या अपरदन कहा जाता है। और एक जगह से जाकर के दूसरी जगह जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि इसे निक्षेपण कहा जाता है। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, उच्चावचों का, उच्चावच मतलब कि रिलीफ फीचर्स, इनका निर्माण और संशोधन हुआ है। आप कई बार ये भी देखोगे कि जैसे मिट्टी है, आप मिट्टी को एक ऐसे उसको इकट्ठा सा कर दो, खूब तेज हवा चलेगी तो आप उसकी शेप ही उसकी बदल जाएगी। तो ये क्या है, ये एक तरह से अपरदन है, और वो मिट्टी उड़ करके कहीं और जाकर के डिपॉजिट हो जाती है। तो इस वजह से आप देखोगे कि चेंजेस आते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है कि इसकी वजह से उच्चावचों का निर्माण और संशोधन हुआ है। भौतिक आकृतियों के निर्माण का एक बच्चों एक सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसे प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। ये सबसे माना हुआ सिद्धांत है। ठीक है, क्या नाम है इसका, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। आपको पता है बच्चों कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो ये ऊपरी परपट्टी है जिसे कि द क्रस्ट कहा जाता है, ये 7 तो बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। यानी कुछ प्लेटें हैं, यूरेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसे 7 बड़ी हैं प्लेट्स और कुछ छोटी प्लेटों से ये बनी है। और इन प्लेटों में क्या हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहा है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण निम्न क्रियाएं होती हैं। देखो बच्चों, ये प्लेटें आपस में मूवमेंट कर रही है, और मूवमेंट जब इनके अंदर हो रहा है तो इसकी वजह से जो ऊपर महाद्वीपीय शैल है, यानी कि जो आपकी कॉन्टिनेंट्स हैं, वहां पे जो शैल हैं उनमें प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ एक्टिविटीज या कुछ क्रियाएं हो रही हैं। उन क्रियाओं में क्या नाम है, एक का नाम है वलन, जिसे कि फोल्डिंग कहा जाता है। वलन यानी कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट पास पास आती है तो वलन क्रिया या फोल्डिंग होती है, इससे पर्वत बनते हैं। ठीक है, दूसरी क्रिया है भ्रंशीकरण या फॉल्टिंग। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर क्रैक्स और फोल्ड्स आ जाते हैं। तीसरी क्रिया है ज्वालामुखी क्रियाएं या वॉल्केनिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के भीतर बहुत गर्मी है, एकदम गर्म लावा है, गैस है, तो ये जो पृथ्वी के भीतर का ये गर्म लावा और गैस है वो किसी छेद या कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर कोई मुख ऐसा बन जाता है, जिस मुख की वजह से ये गर्म लावा और गैस बाहर निकल के आ जाता है। तो ये ज्वालामुखी कहते हैं इसे, और ये ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। तो इस तरह की कई क्रियाएं होती हैं, और इन क्रियाओं का कारण क्या है, जो ये 7 बड़ी या कुछ छोटी प्लेट है उनमें जो गति हो रही है, जो मूवमेंट्स हो रहा है, जिसकी वजह से महाद्वीपीय शैलों में प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, उनकी वजह से ये क्रियाएं वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। प्लेटों की जो गतियां मैं आपको बता रही हूँ कि प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं, तो किस तरह की प्लेटों की गतियां होती हैं, 3 तरह की उसमें गति होती है। नंबर 1 हम कह सकते हैं अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है या कन्वर्जेंट बाउंड्री। दूसरी है अपसारित परिसीमा का निर्माण या डाइवर्जेंट बाउंड्री। और तीसरी है रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। तो क्या होता है कि जैसे प्लेटें हैं,
ये अभी सारी परिसीमा है। अभी सारी परिसीमा का मतलब क्या है, आप देखिए ये प्लेट और दूसरी प्लेट एक दूसरे के पास आ रही। जैसे समझ लो कि एक प्लेट आपका लेफ्ट हैंड है और दूसरा राइट हैंड है, और यदि दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं तो इसे क्या कहेंगे, अभिसारी परिसीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्री। और इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों प्लेटें आपस में भिड़ जाएंगी और टकरा जाएंगी, उसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं। ऐसा ही हुआ था जिसकी वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, दूसरी आप देख रहे हैं अपसारी परिसीमा। अपसारी परिसीमा में क्या हो रहा है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, यानी वो आपस में नहीं टकरा रही, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तीसरी है रूपांतर परिसीमा। रूपांतर परिसीमा का मतलब कि ऊपर नीचे क्षैतिज दिशा में ये गति कर रही है, मूवमेंट कर रही है, एक ऊपर की ओर जा रही है, दूसरी नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर नीचे उनका मूवमेंट हो रहा है। तो ये प्लेटों की 3 गतियां हैं। कई बार इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिसारी परिसीमा में क्या होता है, या रूपांतर परिसीमा में क्या होता है, या अपसारी परिसीमा में क्या होता है। या 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो कौन सी परिसीमा का निर्माण होता है, फिर आपको इनमें से ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको बड़ी अच्छे से समझना और ध्यान देना होगा। हाँ मैम, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मैं अपना जो पाम है, राइट और लेफ्ट पाम को यदि मैं पास में लाऊंगा तो यानी वो टकरा जाएंगे, तो ये दोनों प्लेटें आपस में मिल जाएगी। और यदि मैं दोनों पाम्स को दूर लेके जाऊंगा तो वो अपसारी परिसीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी। और यदि मैं लेफ्ट और राइट हैंड को ऊपर नीचे करूंगा तो वो रूपांतर परिसीमा होगी। अरे वाह चिंटू, तुम तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो। नेक्स्ट देखिए, इन प्लेटों की गति के कारण क्या हो रहा है, महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है परिवर्तन, क्योंकि जब प्लेटें आपस में टकरा जाएंगी तो कुछ चेंजेस आएंगे, और भारत की जो वर्तमान स्थलाकृति बनी है वो इसी का ही परिणाम है। यानी जो भारत का जो फिजिकल फीचर्स आप सभी देख रहे हैं ना, वो इन्हीं प्लेटों की गति का ही परिणाम है। क्यों, क्योंकि जो भारत है ना, पहले भारत का सबसे प्राचीन भूभाग जिसे कि क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग का मतलब कि वो एरिया जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड में और कौन कौन सी कंट्रीज आते थे, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका का क्षेत्र, ये सब भारत समेत ये सब कंट्रीज गोंडवाना भूमि के हिस्से थे। ठीक है, लेकिन संवहनीय धाराओं ने या कन्वेंशनल करंट स्प्लिट ने क्या कर दिया, इस भूपर्पटी को कई टुकड़ों में बांट दिया था। ठीक है, जैसे क्या हुआ था कि इस गोंडवाना भूमि का हिस्सा था भारत, वो इस गोंडवाना भूमि से अलग हो गया, यानी भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग हो गई। और अलग होने के बाद ये आपके उत्तर दिशा में प्रवाहित होने लगी। जब ये उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही थी तो वहां पे ये यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकरा गई। जब यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गई तो उसमें कुछ चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए कि इन दोनों प्लेटों के बीच में, जैसे ही ये यूरेशियन प्लेट से टकराई ना, कौन सी, भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट जब उत्तर दिशा में प्रवाहित होने लगी और ऊपर जाकर के वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उन दोनों के बीच में एक टेथिस महासागर था। कौन सा महासागर, टेथिस महासागर। ये टेथिस महासागर तो लुप्त हो गया और उसकी जगह हिमालय पर्वत निकल के आया। ये देखो,
यहाँ से ये तो नीचे वाला तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये तो ऐसा ही भारत का प्राचीन भूभाग कहलाता है। और ये हिस्सा जब यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराया था, जो गोंडवाना भूमि का ये भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो उसकी वजह से यहाँ पे टेथिस महासागर था, वो तो लुप्त हो गया। और इधर ये देखिए, ये पूरा ये हिमालय पर्वत आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा हिमालय पर्वत बन गया। और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने से एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ, और प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी किनारे के नीचे धंस गया, और दोनों के बीच में इधर इस साइड में बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ था, जो कालांतर में नदियों के अवसादी निक्षेपों से भर गया। यानी यहाँ से खूब इस इधर से, क्योंकि वो जो टेथिस महासागर लुप्त हो गया, हिमालय पर्वत निकल के आ गया, और इधर इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी द्रोणी या नदी कह दो, बहुत बड़ी नदी का निर्माण हुआ। और बाद में जब यहाँ से जब नदियां जो बह रही थी, तो यहाँ पे जो भी अवसादों को डालती जा रही थी, जो भी कंकड़ पत्थर जो भी आ रहे थे नदियों से, वो सब यहाँ पे जाकर के जमा होते गए, और इस तरह से ये उत्तरी मैदान का निर्माण हो गया। इसलिए उत्तरी मैदान बहुत ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि ये नदियों के अवसादी निक्षेपों से बना हुआ। तो समझ में आ गया, इस तरह से ये भारत का भौतिक स्वरूप नजर में आया। ठीक है, तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना चिंटू। हाँ मैम, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि मतलब मैं तो सोच के हैरान हो रहा हूँ कि पहले हिमालय पर्वत की जगह कोई महासागर था। हाँ बेटा, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे एक महासागर था, और ये महासागर लुप्त हो गया दो प्लेटों के टकराने से, और हिमालय पर्वत निकल के आ गया। तो हिमालय पर्वत जो ये निकला है, वो वलन क्रिया, फोल्डिंग एक्टिविटी का ही रिजल्ट है, क्योंकि जो फोल्डिंग एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से पर्वत बनते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। हिमालय व उत्तरी मैदान हाल में बनी हुई स्थलाकृतियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो नदियां जो सादी निक्षेपों को वहां पे जमा करती जा रही थी, उससे उत्तरी मैदान बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय यानी कि इग्नियस तथा रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक शैलों से बना है। तो ये इससे निष्कर्ष निकला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ मैम, बहुत अच्छे से समझ में आया, मुझे इतना अच्छा लगा ये सब देख करके। थैंक यू मैम।